अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विदेश के। आज का सेशन हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपी सीरीज का फोर्थ सेशन यानी चौथा सेशन है और हमारे आज के जो सेशन है उसका टॉपिक है ओरल मोटर स्किल्स एंड ओरल मोटर इश्यूज। इससे पहले जो 3 सेशंस हम कर चुके हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड उनको देखने में तो आप हमारी यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी सीरीज वाली, वहाँ पे उनको देख सकते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसे हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशंस वीडियोस की और सेशंस की टाइमली पहुंच सकें। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में हमें एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया है मिस फातिमा बतूल ने, कराची से, जो कि एक्सपीरियंस्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं और सेंस इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट भी हैं। इनलाइटन केयर बाय फातिमा बतूल के नाम से अपना सेटअप कराची में रन कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच मिस फातिमा कि आपने इस सेशन और टॉपिक के लिए दोबारा टाइम निकाला। तो हम डायरेक्टली चलते हैं सेशन को स्टार्ट करने की तरफ और यहाँ से आगाज़ करना चाहेंगे कि ओरल मोटर है क्या और ओरल मोटर सिस्टम क्या है और इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल। ठीक है, बहुत शुक्रिया कामन साहब फॉर इनवाइटिंग मी। सो आज हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसके अंदर हम ओरल मोटर के बारे में बात करेंगे। सो आपका सवाल है कि ओरल मोटर बेसिकली है क्या, इसके अंदर कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और इस तरह से कौन सी कैविटी के बारे में हम स्पेशली बात करते हैं। फॉर पेरेंट्स मैं इसको बहुत सिंपल करूंगी, तो हम बेसिकली ओरल मोटर के बारे में जब भी बात करते हैं, इट्स द होल ओरल कैविटी। ये आपके लिप्स से एरिया से लेके आपके इनर माउथ के मसल्स, आपके टंग मसल्स, आपके स्वेलिंग, जो पूरा प्रोसेस होता है, ये तमाम तर एरिया हमारा ओरल मोटर के अंदर आता है, जिसके अंदर हम ओरल कैविटी से रिलेटेड इश्यूज, ओरल कैविटी से रिलेटेड सेंसिटिविटीज के ऊपर बीइंग एन प्रोफेशनल थेरेपिस्ट बात कर रहे होते हैं। मेनली इसको जो है स्पीच थेरेपिस्ट देखता है, बिकॉज वो इसके अंदर क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड होते हैं। बट ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्योंकि सेंस ओरल सेंसरी मोटर स्किल्स किसी बच्चे के अंदर हाइपर सेंसिटिव, किसी के अंदर हाइपर सेंसिटिव होते हैं, और दूसरे टेक्सचर इश्यूज, ओरल टेक्सचर इश्यूज भी होते हैं, स्वेलिंग डिफिकल्टीज भी होती हैं। इसलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। आपने अभी जिक्र किया ओरल मोटर इश्यूज का। जब हम इश्यूज की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली किन इश्यूज के बारे में बोल रहे होते हैं या किन को इश्यूज कह रहे होते हैं कि ये ओरल मोटर इश्यूज हैं। बिल्कुल, तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कामिल साहब कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो मेसी टेक्सचर्स नहीं ले सकते, स्पाइसी नहीं ले सकते, क्रंची नहीं ले सकते। तो वो बेसिकली ओरल टेक्सचर इश्यूज होते हैं कि वो बच्चा उस टेक्सचर को एक तो रजिस्टर नहीं कर पा रहा होता, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा होता, और उसके बाद उसको खाने में वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो ये आपके ईटिंग, इसे पिकी ईटिंग में भी हम लोग काउंट कर सकते हैं कि हम लोग ओरल सेंसिटिविटी को वहां पर रिड्यूस करते हैं। फिर प्लस हम देखते हैं कि स्वेलिंग डिफिकल्टीज होती हैं बच्चों के अंदर, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, हम उनमें ये चीजें देख रहे होते हैं, हम स्ट्रोक के अडल्ट क्लाइंट्स के अंदर ये चीजें देख रहे होते हैं, और इसी तरह के दूसरे न्यूरोलॉजिकल और मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं जिसके अंदर हम इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। फिर प्लस हम देखते हैं कि बेसिकली उन्हें ओरल प्रैक्टिस भी होता है, उन्हें अंदाजा नहीं रहता कि फूड यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है तो शिफ्टिंग किस तरह से होगी, और फूड को च्यू किस तरह से करना है। एक उनकी जो मोटर प्लानिंग है बेसिकली किसी भी टेक्सचर को मुंह में लेकर उसको चबाकर उसको यहाँ तक लाने की, वो प्लानिंग भी कई कभी कभी हमें दिखता है कि नहीं होती बच्चों के अंदर या अडल्ट्स के अंदर। वो ये सेंसरी वाली, ये वाला एरिया उनका बहुत हाइपर या हाइपर सेंसिटिव हमें नजर आता है कि वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता कि जिस तरह उनसे रिक्वायर्ड होता है कि वो करें। सो ये वाले हम्म। इश्यूज होते हैं कि हमें डिफिकल्टीज दिख सकती है, हमें पिकी ईटिंग दिख सकती है, टेक्सचर इश्यूज दिख सकते हैं, ओरल मोटर स्किल्स हमें डेफिसिट वहां पे नजर आ सकते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ फूड, चूइंग ऑफ फूड, स्वेलिंग ऑफ फूड का अंदाजा ही नहीं है एक इंडिविजुअल को कि किस तरह से करना है। तो ये वाले इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, तो ड्रोलिंग हमें इन देखने को मिल सकती है। तो इन इश्यूज की रीजंस क्या है, मतलब ओरल मोटर स्किल्स के जो कॉजेज हैं वो क्या हो सकते बेसिकली होता ये कामिल साहब कि जो आपके ओरल मोटर मसल्स हैं, जैसे लिप क्लोजर मसल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ड्रूलिंग की बात करूं, तो ड्रूलिंग हम ज्यादा देखते हैं कि बच्चों को होती है, और जब ड्रूलिंग होती है तो उनकी जो लिप क्लोजर मसल्स हैं ये थोड़े से वीक होते हैं। इनके वीक होने की वजह से उनकी ड्रूलिंग हो रही थी, वो यानी सोते हुए में भी, जागते हुए भी हर वक्त ड्रूल कर रहे होते हैं।
सो जब हम उनके इन मसल्स पर थ्रो ओरल मोटर एक्सरसाइजेस, थ्रो ओरल मोटर एक्टिविटीज काम कर रहे होते हैं, तो वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। फिर प्लस हमारे यहाँ पे जो मसल्स इनर कैविटी ऑफ माउथ के अंदर हमारे जो मसल्स हैं, चिक के मसल्स बेसिकली, वहां पर कुछ सेंसिटिविटीज हमें मिलती है, कुछ हमें टंग मसल्स की वीकनेसेस हमें मिलती हैं। सो लिफ्टिंग अप द टंग हियर देयर साइड टू साइड, राउंड एंड राउंड, ये शिफ्टिंग एंड मूविंग ऑफ टंग एंड द इनर कैविटी वाली चीजें हम नहीं कर पा रहे होते। तो दिस इज द हम्म। वीकनेस ऑफ मसल। प्लानिंग इंटैक्ट होती है, तो ये चीजों की वजह से ये हमें चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं, कि हम देखते हैं कि ये चीजें होती हैं। तो क्या हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये ओरल मोटर इश्यूज हैं या स्पीच लैंग्वेज के और इश्यूज हैं? इनमें डिफरेंशिएट भी हो पाता है आराम से? देखिए, इसके अंदर ना एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट मिलकर काम करता है। हम दोनों जैसे मिसाल के तौर पर कि स्पीच थेरेपिस्ट ने असेसमेंट किया, स्पीच थेरेपिस्ट ने असेसमेंट करते हुए देखा कि उसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स तो हैं, उसको लाइक स्लर्ड स्पीच भी है या इस तरह की चीजें तो हैं, मगर उसने देखा कि वो हर टेक्सचर को ना च्यू कर रहा है, अपनी कभी शर्ट को च्यू कर रहा है, कभी वो जो है किसी भी टेक्सचर को उठा के च्यू कर रहा है, हर चीज कर रहा है, माउथिंग बहुत ज्यादा कर रहा है। तो वो देखता है कि ये तो सेंसरी इश्यूज हैं, तो फिर वो हमारे पास रेफर करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास। जब एक बच्चा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास रेफर होता है, तो फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ओरल मोटर स्किल्स की पूरी असेसमेंट करता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो किसी भी टेक्सचर को क्यों च्यू कर रहा है, उसकी माउथिंग क्यों है, उसकी जो है बेसिकली च्यूइंग इस तरह की क्यों हो रही है, ड्रूलिंग क्यों हो रही है। तो वहां पर हमारे एक असेसमेंट क्राइटेरिया होता है बेसिकली, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, और उसके बाद हम रूल आउट करते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया प्रॉब्लम कर रहा है। तो वहां पर हम्म। फिर हम लोग उसके साथ काम करते हैं। तो इट्स कैन बी रूल आउट, बट इट कैन बी डन बाय टू पीपल, लाइक टू हम्म। प्रोफेशनल्स, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। एंड यहाँ पर एक और चीज भी ऐड करूंगी कि हम दोनों प्रोफेशनल्स फिर कोलैबोरेट करते हैं, और फिर एक जामे प्लान के साथ एक साथ आते हैं, ताकि हम लोग पेरेंट्स को एक कंप्लीट पिक्चर दे सकें और एक प्लान दे सकें, ताकि वो कंफ्यूज ना हो दोनों फील्ड्स के बारे में, और प्लस अपने बच्चे के काम के बारे में कि क्या उन्होंने होम प्लान फॉलो करना है। सो हम लोग कोलैबोरेट लाजमी करते हैं, ताकि हम लोग उसको सही। देख सकें। हम्म। अभी आपने जिक्र किया माउदिंग का। ये माउदिंग क्या है ये बच्चों में, और इसकी क्या रीजन है, और कैसे इसको खत्म किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता बेसिकली हम मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को देखते हैं कि जो भी चीज फर्श पे पड़ी होती है वो उसको मुंह में ले रहे होते हैं, अपनी शर्ट को मुंह में लेके च्यू कर रहे होते हैं, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं एक उम्र तक। यानी मिसाल के तौर पर अगर बच्चे ये 6 महीने के हों, 8 महीने, सॉरी, जब वो 8 महीने के हों, साल के हों, या चलो 1.25 साल तक भी हों, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल, बिकॉज उस वक्त बच्चा जो है एक्सप्लोर कर रहा होता है, और उसको हर चीज अच्छी लग रही होती है, तो उसकी पहली कोशिश होती है हर चीज को मुंह में लेके देखे कि ये है क्या। तो उस एज तक तो इट्स नॉर्मल। बट अगर लेट्स सपोज एक बच्चा जो कि 4 साल का है, जो कि 5 साल का है, जो कि 3 इयर्स का है, जिसकी माउथिंग की एज नहीं है, और उस वक्त वो हर अवेलेबल रिसोर्सेज को, हर अवेलेबल टेक्सचर को उठा के अगर मुंह में ले रहा है और उसको च्यू कर रहा है, उसको ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाना है कि दिस इज समथिंग डेंजरस, दिस इज समथिंग दैट ही और शी डजंट नीड टू टेक इट इन इनसाइड द माउथ, तो वो माउथिंग हो जाती है। तो उसमें वो ना तो टेक्सचर का डिफरेंस कर पाता है, ना वो डेंजर का डिफरेंस कर पाता है, ना वो शार्प और सॉफ्ट का डिफरेंस कर पा रहा होता है, ना वो हॉट एंड कोल्ड का डिफरेंस कर पा रहा होता है। है? सो वो हर चीज को मुंह में ले लेता है, वो कोई चीज जो मुंह में ले, दैट इज कॉल्ड माउथिंग, और उसको फिर मुंह में एक्सप्लोर करना बेसिकली कि वो है क्या। और समटाइम्स ये बहुत ज्यादा होती है, इतनी होती है कि वो हर चीज को कर रहे होते हैं, एंड दे वांट टू डू इट इन एवरी सिंगल मिनट। सो इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। सही। कुछ पेरेंट्स भी हम क्वेश्चन मुख्तलिफ ग्रुप्स में पूछते रहते हैं और कुछ हमसे भी पूछते हैं, तो हम सब कुछ मिक्स करके प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। आप एक चीज़, जिस तरह आपने सॉलो के इश्यूज का जिक्र किया शुरू में, तो कौन सी कॉमन टेक्निक्स या स्ट्रैटेजीज हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं ओरल मोटर स्किल्स को बेहतर करने के लिए, खासतौर पर जब हम swallowing डिसऑर्डर्स की बात करें? देखिए, स्वेलिंग डिसऑर्डर्स की जब हम बात करें, तो बेसिकली होता ये है कि उसके अंदर अगर किसी भी इंडिविजुअल के माउथ में अगर कुछ है, तो उससे बेसिकली ये इतना प्लान नहीं कर पा रहा था कि उसे यहाँ से यहाँ तक कैसे लाना है। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सेंसरी टेक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बात करूंगी, कि हम लोग कोल्ड एंड हॉट टेक्सचर्स की इंटेंसिटी को इंक्रीज एंड डिक्रीज करके वो टेक्सचर्स उसके मुंह में डालते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरा क्लाइंट स्ट्रोक का है और बिल्कुल स्वेलो नहीं कर पा रहा, तो आई विल स्टार्ट विद द लिक्विड्स।
फिर आई विल मूव इट ऑन टू सेमी लिक्विड्स, देन आई विल मूव इट ऑन टू सॉलिड थिंग, बट सॉलिड से भी पहले मेरी कोशिश होगी कि वो सॉफ्ट सॉलिड फूड में हो, फिर उसके बाद जाके वो सॉलिड पर हो। तो बेसिकली मैं उसकी यहाँ पे टेम्परेचर को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा काम करूंगी कि उसके हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर की वजह से उसको यहाँ फील कराऊं। फिर हम इसके साथ साथ ओरल मोटर मसाजेस करते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ की कैविटी होती है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाती है। फिर आपका जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो थोड़ा काम करने लगता है, क्रेनियल नर्व्स आपकी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करना शुरू करती हैं, और उसकी मदद से आपकी स्वेलिंग और अच्छी हो जाती है। और इसके साथ साथ हम कुछ ब्लोइंग टेक्निक्स भी यूज कर रहे होते हैं, जो कि उसकी पूरी ओरल कैविटी को सपोर्ट करती है। तो ये वो चीजें हैं जो हम ऑक्यूपेशन थेरेपी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, स्वेलिंग की डिफिकल्टीज को रिड्यूस करने के लिए और किसी हद तक उसको फंक्शनल फीडिंग की तरफ लाने के लिए। बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन द क्लाइंट नीड के उस वक्त जो भी हमारे पास इंडिविजुअल है, उसकी कंडीशन क्या है, सीवियरिटी ऑफ केस क्या है, और हम उसके साथ कोमॉर्बिडिटीज क्या हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये जनरल नहीं बता सकते, क्योंकि इसके ऊपर हमें हमेशा क्लोज सुपरविजन के साथ हमें देखना पड़ता है कि जो भी इंडिविजुअल है बेसिकली उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि हमारी कोई भी टेक्निक किसी के लिए नुकसानदेह ना हो। तो ये आई वुड प्रेफर टू कि ये किसी प्रोफेशनल के एंड से ही हो, और अगर वो कोई प्रोफेशनल आपको इजाजत देता है घर पे होम प्लान फॉलो करने की, तो उसे क्लोजली एक तो मॉनिटर कर लिया जाए, उसके साथ साथ उसको सीख लिया जाए तो जरूरी है, ताकि हम उसको सही से फॉलो कर सकें। अच्छा, आपने ओरल मोटर मसाज का जिक्र किया, तो क्या ये सिर्फ swallow के जो इश्यूज हैं उनमें ही परफॉर्म किया जाता है, या और जगहों पे भी इसकी ओरल मोटर मसाज की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कब कब हो सकती है? इसके बारे में अगर थोड़ा बता सकते हैं। देखिए, ओरल मोटर मसाज सिर्फ जो है स्वेलिंग डिफिकल्टीज में इस्तेमाल नहीं होता। हमारे पास जो पॉपुलेशन इस वक्त है ज्यादा आ रही है, दैट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म के अंदर बहुत सारे बच्चों को ओरल कैविटी इंटेंसिटी जो होती है, उनकी ओरल कैविटी वो थोड़ी सी वीक होती है या वो सेंसिटिव होती है। तो वहां पर हम देखते हैं कि उन बच्चों को ओरल मोटर मसाज वो सीख कर रहे होते हैं बेसिकली। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि उनको ओरल मोटर मसाजेस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, उसकी इंटेंसिटी डिफर कर सकती है, बट हम उनको वहां पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे अदर क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कुछ टाइम एडीएचडी के क्लाइंट्स के साथ भी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कि उनको भी ओरल मोटर जो मसल्स होते हैं उनके वीक हो रहे होते हैं। तो वीकनेस की वजह से भी हम इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है हम लोग ओरल मोटर को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसके अंदर मजीद अफादियत के साथ वो चीज चले, उस पर भी हम काम कर सकते हैं कि आपकी जो थ्रू आउट द कैविटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे ही आपकी ओरल मोटर फंक्शनिंग अच्छी होती है, आपकी और जो सेंसरी रिस्पॉन्सेज हैं वो भी अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक हम देखते हैं, जो अभी हम जिसके वाइब्रेटिंग ब्रश की तरफ जाएंगे, जिसके बारे में आपको कभी ठंडा गर्म महसूस होता होगा, हम्म। क्या खाएं अचानक चाय हम्म। पिए तो आपको एक ठंडा महसूस होता होगा, दैट इज कॉल्ड ओरल सेंसिटिविटी। सो बेसिकली जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनके साथ ये बहुत कॉमन रहता है हम्म। कि उनको सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको किसी हद तक सपोर्ट करने के लिए भी हम ओरल मोटर मसाजेस करते हैं, जो कि आउटसाइड ऑफ द ओरल कैविटी एंड इनसाइड ऑफ द ओरल कैविटी भी होता है, जो कि गम्स पर भी होता है और चिक्स पर भी होता है, इनर साइड ऑफ चिक्स पर भी होता है, यहाँ चिन एरिया पे भी होता है, और अपर लिप, लोअर लिप, तमाम ओरल कैविटी को हम इन्वॉल्व करते हैं, ताकि उस ओरल सेंसिटिविटी को किसी हद तक रिड्यूस कर सकें। उसी को हम्म। मजीद फैसिलिटेट करने के लिए हम वाइब्रेटिंग ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। और टूथब्रश आपको वाइब्रेटिंग आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, आपको नग ब्रश आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, एनयूके ब्रश। सो बेसिकली उसके अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास ऊपर ब्रिस्टल्स होते हैं, और समटाइम्स उसके डिफरेंट हमारे पास चीजें मौजूद होती हैं, उसके इक्विपमेंट्स में शामिल होती हैं, जो कि हम अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट नीड एडवाइस करते हैं, और फिर उसको हम यूज कर रहे होते हैं। बिकॉज जो एक सर्टेन अमाउंट बेसिकली वाइब्रेशन है, जो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर है, उसको हमें जहन में रखते हुए उस बच्चे को देना होता है, ताकि उसकी जो ओरल सेंसिटिविटी है किसी हद तक रिड्यूस हो सके। और यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट ऐड करना चाहूंगी कि जब भी आप वाइब्रेटिंग टूथब्रश का इस्तेमाल करें, क्लाइंट से हिस्ट्री ले लें कि कोई एपिलेप्टिक हिस्ट्री तो नहीं है, कोई जो है शंट की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई इस तरह की चीजों की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन जब आप करते हैं, स्टंट की हिस्ट्री, सो आपको इन सारी चीजों की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जब वाइब्रेशन दे रहे होते हैं तो उसके, या बैटरी अगर आपके हार्ट में ना लगी हो, तो ये वाली हिस्ट्रीज आपको लेनी होती है उसके अंदर। क्योंकि जब आप वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं तो कितनी इंटेंसिटी देनी है, कैसे देनी है,
उसके डॉक्टर की तरफ से मना तो नहीं है, ये सारी प्रिकॉशंस आपको पता होनी चाहिए जब आप वाइब्रेटिंग टूथब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं। सो उसको आई वुड प्रेफर कि आप किसी प्रोफेशनल से एडवाइस करने के बाद उसको यूज करें। तो ये जो वाइब्रेटिंग ब्रश है और जो नक ब्रश आपने कहा है, इनके दरमियान में क्या डिफरेंस है या इनकी एप्लीकेशन किस वक्त और किस वक्त नहीं हो सकती? बेसिकली जो वाइब्रेटिंग टूथब्रश है, ये एक टूथब्रश है मगर इसके साथ वाइब्रेशन इसके बॉटम में लगी हुई होती है। एक मशीन होती है जो वाइब्रेट करती रहती है, कंटिन्यूअस मूवमेंट। जो नक ब्रश है ये बिल्कुल आप ये स्टैटिक रहता है, इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट इसमें क्या होता है कि आप इसको खुद से मूव करते हैं ओरल कैविटी के अंदर जहां-जहां रिक्वायर्ड होता है। फर्दर मोर इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि जो उसके जो टॉप हेड होता है बेसिकली नक ब्रश का, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स को यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अंदर स्पाइकी टेक्सचर्स, फ्लैट टेक्सचर डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स नीड, क्योंकि इसका एक पूरी किट हम लोग मंगवाते हैं। ये सिर्फ एक नहीं होता और यही रीज़न है कि मैं इस वक़्त आपको नक ब्रश या जो वाइब्रेटिंग ब्रशेस को दिखा नहीं सकती, क्योंकि हर क्लाइंट का अपना होता है और इसके अंदर हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। और जो एक चीज़ जिस क्लाइंट की हो, उसके अलावा उस पे किसी और पे इस्तेमाल नहीं की जा सकती। उसके बाद आफ्टर यूजिंग इट आपको सैनिटाइज़ भी करना होता है। ताकि वो हम्म। आप ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकें। सो ये चीज़ें उसके साथ रहती हैं, बट उसके अंदर अगर मेजर डिफरेंस की बात करें कि वन इज़ स्टैटिक, वन इज़ कंटीन्यूअस मूविंग, the one is for giving vibration and one is giving for deep pressures, you can say that, and you can say that giving a textures to the oral cavity and हम्म। and them feel comfortable. तो ये आप Yes. लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि मतलब कोई भी बंदा या पेरेंट्स खुद से वाइब्रेटिंग ब्रश हो या नक ब्रश हो या इवन ओरल मसाज जो है वो खुद से कर सकता है या उसको अपने बच्चे के अकॉर्डिंगली प्रोफेशनल से हेल्प सीख करने के बाद ही उसको करना चाहिए ताकि नुकसान होने का खदशा ना रहे? क्या कहती हैं? देखें, इसके अंदर पहली बात ये है कि सेफ साइड तो यही है कि आप सबसे पहले किसी प्रोफ़ेशनल से एक दफ़ा कंसल्ट कर लें। और आपको कब पता चलेगा कि आपने किसी प्रोफ़ेशनल से कंसल्ट करना है, जब आप ये चीज़ें देखें अपने बच्चे के अंदर कि वो हर चीज़ को माउथ में ले रहा है और हर चीज़ उसको टेक्सचर को फ़ील करना है और एक्सप्लोर करना है और वो उस एज में नहीं है कि वो उसको एक्सप्लोर करे। फिर आप देखें कि आपका बच्चा जो है बेसिकली वो पिकी ईटर है, सिर्फ़ एक ही तरह का फूड खा रहा है और फूड्स नहीं खा रहा। मिसाल के तौर पे वो बनाना नहीं खाना चाहता, वो जो है क्योंकि बनाना इसलिए नहीं खाना चाहते, वो मैशी टेक्सचर बेसिकली उसका होता है, जेली नहीं खाना चाह रहा। तो अगर आप देखें कि इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको प्रोफ़ेशनल हेल्प की वहाँ पे ज़रूरत है। इसके साथ-साथ आप ये देखें कि आपका बच्चा जो है बार-बार शर्ट को माउथिंग कर रहा है, ड्रूलिंग हो रही है, तो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से आप किसी भी प्रोफ़ेशनल से मुलाकात करेंगे और उनसे इस बारे में एक मीटिंग अलाइन करके प्रॉपर गाइडलाइंस लेंगे। फिर सेकंडली आपका क्वेश्चन है कि क्या चीज़ हम घर पे कर सकते हैं? ओरल मसाज आप घर पे कर सकते हैं, उसके कोई नुकसानात नहीं है। बस आपको थोड़ा-सा प्रेशर का ख़्याल रखना पड़ता है और एक ओरल हाइजीन का ख़्याल रखना पड़ता है कि मिसाल के तौर पर आपने ओरल मसाज करने से पहले आपके हैंड्स वॉश हों। अगर आप नहीं कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं और बच्चा ग्लव्स से सेंसिटिव है, तो फिर आप प्रॉपर हैंड वॉश कर लें। अगर ग्लव्स से सेंसिटिव नहीं है, तो आई वुड प्रेफर कि आप ग्लव्स पहनें। उसके बाद आप लोशन यूज़ करें। आउटसाइडर चिक्स जो लोशन हो बेसिकली वो आपके बच्चे को एलर्जिक ना हो, आपको पता हो कि लोशन उसके लिए सूटेबल है। हल्का-सा लोशन लगा के फिर आपने स्लाइटली सर्कुलर मोशन के अंदर आपने 2 फिंगर्स के साथ चिक पर इस तरह से करके मसाज करना है विद स्लाइट प्रेशर। बट विद वाइब्रेटिंग ब्रश आपके बच्चे को अगर कोई फिट्स हिस्ट्री नहीं है, कोई हार्ड बैटरी वाली चीज़ें नहीं है, यू कैन डू दैट, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ऐसी कोई चीज़ है तो यू हैव टू कंसल्ट विद योर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट एंड एज़ वेल एज़ विद न्यूरोलॉजिस्ट टू गेट बेटर प्लान ऑन इट। बट अगर ऐसा नहीं तो आप कर सकते हैं। बट विद नग ब्रश बेसिकली क्योंकि हम उसको यूज़ ही इसलिए करते हैं कि हमें सर्टेन उसको असेसमेंट के बाद हम बेसिकली एडवाइस करते हैं। क्योंकि उसमें देखा जाता है कि अगर बच्चा टैक्टाइल सेंसिटिव हो रहा है, ओरल टैक्टाइल सेंसिटिव हो रहा है, तो हम उसको एडवाइस करते हैं या उसको स्पेशली कोई प्रेशर रिक्वायर्ड है तो हम एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ हमारा काम वाइब्रेटिंग ब्रश और मसाजेस से हो जाता है। तो वी हम्म। वुड हम्म। प्रेफर कि फिर पेरेंट्स को सफ़र ना करना पड़े। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि अभी तो शायद नहीं पॉसिबल, तो हमें कुछ उसकी बड़ी ब्रीफ सी वीडियो क्लिप मिल सके और मसाज का, जिसमें उनको पेरेंट्स को पता चल सके और ये वाइब्रेटिंग ब्रश और नक ब्रश का अगर कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन मिल सकती है
आप किसी वक्त रिकॉर्ड करके हमें भेज दें, हम बाद में उसको ऐड कर लेंगे। जी, जी, बिल्कुल पॉसिबल है कि अभी हम लोग आपको कुछ ओरल मोटर टेक्निक्स बेसिकली जो घर पर फॉलो की जा सकती हैं, वो हम आपको डेमोंस्ट्रेट लाज़मी करेंगे, जिसके अंदर ओके। हम ओरल मसाजेज़ आपको डेमोंस्ट्रेट करेंगे। बेसिकली ब्लोइंग एक्सरसाइज़ेज़ कौन-कौन सी घर पर की जा सकती हैं और वो सेफ हैं, वो करेंगे। उसके अलावा हम ओरल मोटर स्ट्रेंथनिंग के लिए और क्या एक्टिविटीज़ घर में कर सकते हैं। सो 3-4 एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ अभी शेयर ज़रूर करूँगी ताकि आप हमारे जो देखने वाले हैं, उनको आइडिया हो सके कि वो घर पर जो चीज़ें सेफली कर सकते हैं, दे कैन follow that, and that's going to be helpful for their child and them as well. So give me just 1 minute. I'm just going to get my dummy doll ताकि हम उसके ऊपर कर हम्म। सकें, और if you want I can do it on Dr. Zubair as well. तो डॉक्टर जुबैर पे आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर समझ आ जाएगी. So what would you ठीक है। advise? हाँ नहीं, अगर डॉक्टर जुबैर अवेलेबल हैं और वो हमारे लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पे जाने से पहले एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, देन विल मूव टू द प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, ये इन चीज़ों की। ब्लोइंग एक्टिविटी का आपने जिक्र किया, तो मैं ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता इस चीज़ का, ब्लोइंग एक्टिविटीज़ क्या हैं और होती क्या है बेसिकली, और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, इसके बारे में अगर थोड़ा पहले बता दें। देखिए, ब्लोइंग एक्टिविटी, एक तो सबसे पहली बात ये है कि ब्लोइंग एक्टिविटी आपको रिलैक्स करने के लिए यूज होती है। रिलैक्सेशन इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। इसके साथ साथ फिर हम इट इज आल्सो हेल्प इन ओरल सेंसिटिव रिड्यूस करने में, आपके ओरल मोटर मसल्स को स्ट्रेंथन करने में। इसके अलावा साउंड प्रोडक्शन में भी ये हेल्प कर रहा होता है, हम्म। क्योंकि आप अच्छी साउंड प्रोडक्शन के लिए जो हमें पूरे माउथ की मूवमेंट्स चाहिए होती हैं बेसिकली, तो ओरल कैविटी के अंदर वो पूरी मूवमेंट्स बना रहे होते हैं। सो जैसे ब्लो जिस वक्त हम करते हैं तो हम इससे करते हैं, हम्म। हम्म। मेरे पूरे मसल्स मूव कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज आई कैन नॉट ब्लो ऑल बाय माई सेल्फ, सो आई वुड यूज डिफरेंट थिंग्स टू ब्लो, ताकि वो हम्म। इजी रहे सिखाने और सीखने के लिए कि ब्लो कैसे करना है, क्योंकि ब्लो बहुत बेनिफिट्स देता है। तो हम्म। ब्लो फिर जब हमें इतने सारे मिले तो उसको फिर सीखना भी जरूरी है, ताकि हमारे जो यंग वंस हैं वो बहुत अच्छे से अपना जो जर्नी है वो आगे बढ़ा सके माइलस्टोन का, और वो अच्छी चीजें लर्न कर सकें और बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकें, लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छी हो जाए, साउंड प्रोडक्शन अच्छी हो जाए, उनकी रिलैक्सेशन भी उनको मिल जाए, वो इंजॉयफुल भी हो जाए। समटाइम्स अगर सबको निकाल दिया जाए तो ओरल मोटर एक्टिविटीज इंजॉयफुल भी होती हैं, वो आपके लिए माइंड रिलैक्सिंग भी होती हैं। इट्स अ गुड सेंसरी एक्टिविटीज एज वेल, जिसको बच्चे अपने अपने आप को सेंसरी तौर पर रिलैक्स करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो अदर देन डिसऑर्डर्स इट्स ऑल्सो हेल्पफुल टू रिलैक्स योर माइंड, इट्स अ माइंड डाइवर्जनल एक्टिविटी एज वेल। सो हम लोग ऑक्यूपेशन थेरेपी से मल्टीपल चीजों को यूज कर रहे होते हैं, और वो हम्म। मल्टीपल पर्पस होते हैं, कुछ हिडन गोल्स होते हैं, कुछ पर्पसफुल गोल्स होते हैं जो आपको नजर आते हैं और हम काम कर रहे होते राइट। हैं। राइट। ठीक है। अब हम टेक्निक पे जाने से पहले, अब मल्टीपल चीज़ों से मुझे याद आया कि हम व्यूअर्स को ये भी बताना चाहते हैं कि अब फातिमा बतूल जो हैं, अपने इनलाइटन के, अब फातिमा बतूल में तो काम कर ही रही हैं, उसके अलावा यू मैटर में काम कर रही थी, तो अब जो है जेपीएमसी में भी अवेलेबल होंगी कंसल्टेशन के लिए, और अपने पेशेंट्स और इंडिविजुअल्स के लिए जो भी इनकी खिदमात लेना चाहे। तो ये मुझे आज ही पता चला, तो मैंने कहा आज ही व्यूअर्स तक भी ये बात पहुंचा दी जाए कि जेपीएमसी में भी अब अवेलेबल होंगी। तो बहुत। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ। सो बेसिकली हम लोग अब ओरल मोटर मसाज की तरफ मूव करेंगे। एज आई सेड इट बिफोर कि वी हैव टू वेयर ग्लव्स, और इसके अलावा आप अपने बच्चे की इंटेंसिटी को ध्यान में रखते हुए जिस तरह का वो कंफर्टेबल हो, अगर ऐसे सपोज वो प्लास्टिक ग्लव्स में कंफर्टेबल है तो यू हैव टू गो फॉर दैट, एंड इफ दे आर कंफर्टेबल विद लेटेक्स ग्लव्स तो आप उसके लिए जा सकते हैं। सो अब हम ओरल मोटर मसाज करेंगे, उसके लिए बेसिकली ये जनरल टू ऑल माय ऑडियंस, ये दिस इज जनरल एक्सरसाइजेस, आप उसको कर सकते हैं, स्पेसिफिकली किसी डिसऑर्डर या कंडीशन को लेकर नहीं है। सो प्लीज डोंट रिलेट इट विद दैट, for that you need to consult with your occupational therapist or speech therapist. So let's get started. Basically आपने 2 fingers ऐसे रखनी है और आपने corner of the lips पे इसको ऐसे रख के हल्के हाथ से पूरा सर्कुलर बनाना है, सर्कल। हम्म। 1 2 3 4, आपकी हैंड मूवमेंट्स इस तरह की होनी चाहिए। सो ये यहाँ हम्म। पर होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बहुत स्लाइड प्रेशर हाथ कर रही हूँ, अगर आपको मेरा हाथ एयर में अगर नजर आ रहा हो, so it's a very slight pressure on her on his cheeks. So now let's go for anti clockwise like this. सर आपको कोई प्रेशर वगैरह फील हो रहा है? So it's very light, बहुत हम्म। स्लाइड सा आपको प्रेशर होगा।
तो ये जो आपने बट स्टेप्स इतना ज्यादा बनाए नहीं। थे कि यार कि हमने ये 10 टाइम्स सर्कुलर मोशन करनी है क्लॉकवाइज एंड देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ये कुछ स्पेसिफिक है या इसको कुछ? जनरल ओवरव्यू, अभी हम जनरल ओवरव्यू की बात करें तो दिस इज जस्ट आई एम गिविंग यू आइडिया कि आप इसको कर सकते हैं। इसको कम या ज्यादा करने के कोई नुकसान नहीं है, बट स्पेसिफिकली हम किसी कंडीशन पे इसको नहीं जा सकते। द नेक्स्ट इज कि आपने इस तरह से फिंगर वैप को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे आप चिन पे रखेंगे एंड मूव इट अप, प्रेशर, मूव इट अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपर एंड लोअर लिप पर भी आपने सर्कुलर मोशंस देनी है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो यू हैव टू कीप द हैंड राइट हियर एंड लाइक दिस। ओके। ठीक है। अच्छा जुबैर, आपने ओपन एंड क्लोज करना माउथ को। जब मैं आपसे कहूँ च्यूइंग के लिए, बच्चों को च्यूइंग सिखाने के लिए बेसिकली होता है कि बच्चों नहीं च्यू कर पा रहे थे, तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट देना होता है कि आपने ओपन एंड क्लोज करना है अपने माउथ को। तो जुबैर, ओपन योर माउथ up for 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Close. Okay, now हम्म close your lips like this हम्म and ओके close it for 10 seconds. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now we're gonna puff up your cheeks. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Okay, now we're gonna chew the mouth oral cavity like this. 10 time. 1 open, full open and close. 1 2 हम्म 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एक और चीज हम यहाँ पे करेंगे, चूइंग के लिए बहुत जरूरी है कि बेसिकली आपने क्या करना है कि आई हैव अ स्ट्रॉ, मैं स्ट्रॉ को कट कर लूंगी। आपके घर में आपको कुछ भी चीज मिल सकती है, आपको पॉप्सिकल स्टिक मिल सकती है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो फिर इसको ओके बिल्कुल अपने बाड़ के अंदर रखना है, ठीक है, और ना इसको च्यू करना है फॉर 10 टाइम्स, बिल्कुल कॉर्नर पर, कॉर्नर ऑफ द लिप्स पर। एक है, आप छोड़ें इसको। ये बिल्कुल हमने कॉर्नर पे यहाँ रखा है, ठीक है, हम्म बिल्कुल जॉ पर। for 10 times back. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Shift. Okay. ओके 1 3 4 5 6 7 8 9 10। This is the chewing exercise. Thank you. ये बहुत सिंपल चूइंग एक्सरसाइज हमने की है, जो घर पे पेरेंट्स बहुत आराम से करा सकते हैं। इसको हम कैरेट के साथ भी कर सकते हैं, क्यूकम्बर के साथ भी कर सकते हैं, इसको हम ओके पॉप्सिकल स्टिक के साथ भी कर सकते हैं, चूइंग ट्यूब्स के साथ हम लोग कर सकते हैं, चूइंग स्टिक्स के साथ हम लोग कर सकते हैं, जो कि उनके बच्चों की चूइंग में फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगी। उसके हम्म अलावा अब हम लोग हमारे कुछ बबल्स, सॉरी सॉरी, वी हैव सम पेपर्स। तो ब्लोइंग के लिए बेसिकली आई हैव सम पेपर्स हियर इन माय हैंड एंड आई विल आस्क जुबैर टू ब्लो इट। जुबैर ब्लो। Okay, now blow. हम्म Blowing is strengthening. Blow, blow, blow. Try to blow it. देख रहे हैं आपकी ब्लो कितना मुश्किल काम हो जाता है समटाइम्स। नाउ कैन यू हम्म ब्लो? अच्छा, एक होता है कि आप स्ट्रो को माउथ पे रखें फिर ब्लो करें, एक हम लोग ऑफ द माउथ करेंगे। आपको आवाज सुनाई दे रही है अगर इट्स हेरेबल तो? हाँ अब आ रही है बिल्कुल। इज बेसिकली ब्लोइंग एक्सरसाइजेस कि आप उसकी लेवल्स को इंक्रीज करते थे। आप यू कैन स्टार्ट, क्योंकि बच्चों के साथ आप काम करते हैं, यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक। सो बेसिक सेज ओके बबल्स। या राइट For kids, it's very easy for kids. We can start blowing from bubbles, और उसके पहले अगर नहीं आ रहा है तो हम उससे करेंगे। प्लस हम स्ट्रो के साथ बच्चों को सकिंग भी सिखा रहे होते हैं, क्योंकि सक करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उनके लिए। सो बेसिकली करवाते हैं। तो अब बच्चों को ये मूवमेंट नहीं करनी आ रही, तो व्हाट आई कैन डू इट कि मैं स्ट्रॉ को अपने माउथ पे रखूंगी, हम्म मैं होल्ड करूंगी, पहले सिर्फ पहले ओके होल्ड करूंगी 10 सेकंड, होल्डिंग है। फिर इसके अंदर में जैसे लेट्स सपोज वी हैव द ग्लास ऑफ वाटर, अगर मुझे मिल जाए तो। सो इसके साथ ये हमारी कुछ एक्टिविटीज थी जो हमने की, ओरल मसाजेस, चूइंग एक्सरसाइज, ब्लोइंग एक्सरसाइजेस, जो बहुत सिंपल सी थी, घर पे कोई भी पेरेंट आराम से कर सकता है। राइट इसके अलावा एक और अभी हम ओरल स्ट्रेंथनिंग के लिए एक एक्सरसाइज लास्ट करेंगे, हम्म डिमोन्स्ट्रेट, सो दैट्स हेल्पफुल फॉर किड्स एज वेल, कि जिसके अंदर हम लोग ग्लास के अंदर एक आप पानी रख सकते हैं, हम्म और उसके अंदर स्ट्रॉ के साथ सिर्फ ऐसे बबल्स ब्लो करवाना है बच्चों को, जिससे वो पूरा बबल वगैरह बन जाते हैं, बच्चे खुश होते हैं। इसके साथ आप ये भी ओके कर सकते या हैं, आप सोप डाल के
अपर से भी कर सकते हैं, जो कि बड़ा है। आई एम यूजिंग दिस इज ग्लास क्लास बिकॉज आई वांट कि एवरीबॉडी देखेंगे बेसिकली मूवमेंट होती क्या है। सही सो आई है। एम गोना डू दिस। हम्म। गेटिंग माय पॉइंट? या ओके। कर रही हूँ तो मैं अपने ओरल मोटर मसल्स पर यानी लिप्स क्लोजर कर रही हूँ, हम्म। तो मेरे लिए स्टिप करना आसान होगा। सही 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 सही, राइट राइट। हम्म। ठीक है, नहीं नहीं, ये ओके सो काफी हेल्पफुल होगा। वो प्रैक्टिकली जब वो पेरेंट्स देखते हैं तो उनको काफी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ भी आता है और अंडरस्टैंड भी करते हैं, और फिर इसी चीज से और दूसरे आइडियाज भी उनके जहन में आ सकते हैं कि हाँ, ये एक्टिविटी ऐसे भी हो सकती है। तो बेसिक्स समझना काफी जरूरी है। सो वी आर डन बिल्कुल। विद एक्सरसाइजेस। यस, वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस। ओके ओके। तो मेरा ख्याल है हम इस सेशन को यहाँ पे रोकते हैं, और आई होप कि ये इंफॉर्मेशन बहुत थ्योरी भी उसकी और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन भी ये पेरेंट्स के लिए ज़रूर हेल्पफुल भी होगा, इंफॉर्मेशनल भी होगा, और वो देख सकेंगे कैसे ठीक तरीके से मसाज। क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ सी ग्रुप पे देख रहा था कि कुछ लोग ग्लव्स के साथ मसाज करने को शायद अवॉइड कर रहे थे, तो उससे ये चीज़ भी उनको क्लियर हो जाएगी कि वो कर सकते हैं इसके साथ भी। और लोशन की एप्लीकेशन जो है वो भी की जा सकती है, अनलेस कि वो सेंसिटिव ना हो बच्चे उससे किसी से। एग्जैक्टली। राइट। सो थैंक यू वेरी मच मिस फातिमा कि आपने हमेशा टाइम निकालती हैं इस सीरीज को डेवलप करने में हमारे साथ। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और आई होप कि ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो एक ऐसी सीरीज क्रिएट करने में हेल्पफुल होगी जो कि आने वाले लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच कामरान साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, और हम इसको कर रहे हैं एंड आई रियली होप कि ये तमाम पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे, तमाम इंडिविजुअल्स के लिए जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी को समझना चाहते हैं उनके लिए ये आसान रहे। इसके साथ साथ सिर्फ एक लास्ट मैसेज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, काइंडली कंसल्ट विद योर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, योर स्पीच थेरेपिस्ट एंड योर न्यूरोलॉजिस्ट फॉर एनी असिस्टेंस। घर पे कोई भी चीज खुद से नहीं करनी है, एक दफा जरूर कंसल्ट कीजिएगा ताकि हम किसी भी चीज की एप्लीकेशन को बिल्कुल ठीक से कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। राइट। इसी के साथ ही, इसी मैसेज के साथ हम भी इसको एंडोर्स करते हैं, और इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ एक नए टॉपिक या इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।